इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये प्रश्न आपसे पूछा है, किस भाषा से हुई है इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति? तो देखिए ये हुई है हमारी फ्रेंच भाषा से। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंच भाषा से। इसी के साथ अगर हम ऑप्शन को देखें तो लैटिन जो है, ठीक है, विज्ञान के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें हम लिखते हैं नेचर। ठीक है, नेचर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। उसके साथ अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो हमारे साथ जो पर्यावरण में इकोलॉजी आता है, इकोलॉजी, ठीक, तो इकोलॉजी कहां से आता है? वो भी ग्रीक भाषा से आता है। वो ग्रीक भाषा से, लैटिन से, जैसे कि नेचर है और बहुत सारे शब्द है विज्ञान के वो आते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट शब्द है वो कहां से आता है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ये आपसे इकोलॉजी या इन्वायरमेंट दो शब्द ज्यादातर पूछता है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल यानी कि जल से घिरा है? कितना परसेंट भाग जो है जल से घिरा है, जलमंडल है। देखिए जलमंडल का मतलब जो पानी है वो महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में जो है पृथ्वी को घेरे हुए है, इसी को हम जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट है हमारा जलमंडल? तो ये है 71%। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 71%। अब 71 जब जल है तो बचा कितना? 29 क्या होगा? तो स्थलमंडल होगा। ठीक है, 29 क्या होगा? लैंड होगा हमारा, जमीन होगी, धरती होगी, स्थल होगा 29%। 71 क्या हमारा है? तो जल है हमारा 71%। पूरी हमारा कह रहा है तरुण भारत संघ नामक समूह का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तरुण भारत संघ इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो तरुण भारत संघ जो है ये पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण के लिए ये जो संस्था है, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। ये किसके लिए है? पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है, और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है, इसके अध्यक्ष कौन है, संस्थापक के प्रमुख कौन है संस्था के? तो राजेंद्र सिंह उनका नाम है, राजेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, एक और इससे प्रश्न आता है, राजेंद्र सिंह को बोला क्या जाता है? तो जल पुरुष बोला जाता है। ठीक है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष बोला जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ये इस संस्था के, एनजीओ के, जो हमारी तरुण भारत संघ है, इसके क्या है? तो इसके प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संस्थापक। नंबर 4, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, याद रखिएगा, एजीएल बोला जाता है इसको, एजीएल। ठीक है, चलिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जल की अस्थायी पूछ रहा है। ठीक है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता को हम दोनों प्रकार से दूर कर सकते हैं, उबालकर भी और क्लार्क विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और कई फेमस भी है काफी। इसमें क्या होता है? क्लार्क विधि में क्या होता है गाइस? कोई बता सकता है क्या क्लार्क विधि में क्या होता है? तो अगर बता सकता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है? इसमें पानी में जो है बुझा हुआ चूना जो होता है उसको मिलाया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें जो अस्थायी कठोरता होती है या स्थायी कठोरता भी होती है वो नीचे तल में बैठ जाती है। ठीक, तो ऊपर का पानी हमारे लिए स्वच्छ हो जाता है। उबालकर तो आप सबको पता है क्या होता है, उबालकर पानी स्वच्छ किया जा सकता है, ये भी आप सबको पता है। तो दोनों विधि से हम क्या कर सकते हैं? अस्थायी कठोरता को तो दूर ही कर सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? स्थायी कठोरता जो है वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो अस्थायी कठोरता होती है ये होती है हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से। पानी में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थित है, उसके कारण क्या होता है? जल की स्थायी कठोरता होती है, जल में स्थायी कठोरता होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो इस चैनल के बायो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है विलवणीकरण की वह कौन सी विधि है जिसमें एक झिल्ली का उपयोग करके नमक को पानी से अलग किया जाता है? बताइए विलवणीकरण की वह कौन सी विधि है, आपसे पूछ रहा है। तो बताइए पानी को, नमक को पानी से कैसे अलग किया जाता है, कौन सी विधि है जिसमें झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करके इसमें क्या होता है? इसमें झिल्ली का प्रयोग किया जाता है और पानी पर प्रेशर डाला जाता है, जिसमें क्या होता है? जो स्वच्छ पानी है वो पार निकल जाता है और जो उसमें नमक के कण होते हैं वो झिल्ली में ही रह जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया? सबसे पहला राज्य आपसे पूछ रहा है। ये राज्य सारे हैं दोस्तों, आज के टाइम में सारे राज्य हैं, लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो तमिलनाडु था। कौन सा? तमिलनाडु जो है ये सबसे पहला ऐसा राज्य था जो छत पर जो है जल संचयन का, वर्षा का जल जो है उसको संचयन करने का जो है अनिवार्य बनाता है। ठीक है, कौन सबसे पहला है? तो तमिलनाडु। अब की डेट में सारे हैं। कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबको पता है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। इसको अगर एक्यूरेट पूछता है तो 20.95% करके जो है इसकी जो एक्यूरेट मात्रा है वो है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर 21% बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग नाइट्रोजन की मात्रा को 78% बोल देते हैं, लेकिन ये 78.8% है। ठीक है, एक्यूरेट में। कभी-कभी ऐसा परीक्षा में कि स्टफ करने के लिए पूछ लेता है, 78.8 कर देगा, 78.9, 78.2 ऐसे करके पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वरना ज्यादातर परीक्षाओं में क्या होता है 78%, 21% करके ही पूछता है। घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? बताइए पानी का घनत्व जो है वह किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, पूछ रहा है। तो घनत्व देखिए पानी एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही मतलब रियर टाइप का है। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। घनत्व में क्या होता है? इसके जो अणु होते हैं, ठीक है, वो सबसे पास में होते हैं। घनत्व का मतलब होता है उस टाइम में घनत्व सबसे अधिक कब होगा? जब इसके अणु पानी के वो अब बहुत ही पास में होंगे। तो ऐसा कब होता है? तो जब पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो ये इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तापमान पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री तापमान अगर है तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा, इसके अणु जो है वो बहुत ही नजदीक होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो पानी उबलने लगता है, आप सबको पता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी जमने लगता है, -4 पानी जमने लगेगा। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपसे पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? लोहा। संपूर्ण पृथ्वी पर देखिए तत्व पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा है? लोहा पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा पर संपूर्ण पृथ्वी में। कहता है पृथ्वी की भूपर्वत यानी क्रस्ट पर जो सबसे ऊपरी परत होती है पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व और धातु क्रमशः कौन कौन से हैं? तत्व और धातु क्रमशः कौन कौन से हैं? सबसे ऊपरी परत पर। ठीक है, जैसे हम भूपर्वत बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इस पर। तो इस पर पाया जाता है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। हमारा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारा तत्व है और धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है ये दोनों जो है पाए जाते हैं भूपर्वत पर, क्रस्ट पर सबसे अधिक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ज्वालामुखी फटने पर पृथ्वी की सतह के बाहर निकलने वाले मैग्मा को क्या बोलते हैं? देखिए जब तक ये लावा जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, ये जब तक धरती के अंदर रहता है तब तक इसमें हम मैग्मा बोलते हैं। धरती के अंदर है तो मैग्मा, धरती से बाहर निकलने पर इसको हम क्या बोलते हैं?
बोलते हैं लावा बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर तापमान में किस दर में वृद्धि होती है। देखिए ये निश्चित नहीं है, एक जैसे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या होगा, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन ये निश्चित नहीं है, अब यहाँ पर तो है, लेकिन और नीचे चले जाएंगे तो इसकी मात्रा जो है ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम क्या मानते हैं ज्यादातर लोग कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो बढ़ता रहता है, ठीक है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या, रेडियस लगभग कितना है, बताइए पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है, लगभग में आपसे पूछ रहा है, तो ये कितना है, 6371 किलोमीटर इसका रेडियस है, त्रिज्या है, याद रखिएगा 6371 किलोमीटर। कह रहा है महाद्वीपीय पर्पटी यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है मुख्य रूप से किन चट्टानों से बनी होती है, ठीक है। जो महाद्वीपीय पर्पटी होती है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये किस चट्टानों से बनी होती है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये ज्यादातर बनी होती है हमारी ग्रेनाइट से, ठीक है, काहे से बनी होती है, ग्रेनाइट से बनी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पृथ्वी की किस परत को दर्शाता है, देखिए निफे, सीमा, ठीक है, और एक क्या होता है, निफे, सीमा और जो हमारी सियाल होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या होती हैं, इनको मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले भूपर्पटी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो भूपर्पटी को बोला जाता है सियाल, ठीक है, SIAL सियाल, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मेंटल होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको सीमा बोला जाता है। और तीसरी परत हमारी जो होती है जिसे हम कोर बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निफे, ठीक है, NIFE। और ये जो आपको स्पेलिंग लग रही है दो तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है, SI जैसे सियाल है तो SI से क्या होगा, SI से होगा हमारा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। और AL से क्या होगा, तो AL से होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें जैसे सीमा है, सीमा में SI से क्या होगा, तो SI से होगा सिलिकॉन, ठीक है, इसी SI से सिलिकॉन होगा। और MA से क्या होगा, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। उसके बाद NIFE निफे है, निफे में क्या है, NI से क्या होता है, निकेल। उसके बाद FE जिसे हम लोहा बोलते हैं, ठीक है, FE जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, ठीक है, लोहा भी बोला जाता है इसको, फेरम भी बोला जाता है, जो FE होता है फेरम उसको लोहा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन चट्टानों से मिलकर बनी होती है जिसके नाम जो है इस तरीके से होते हैं, भूपर्पटी, सियाल, मेंटल, सीमा, कोर जो होता है, क्रस्ट होता है हमारा, कोर होता है, सॉरी कोर, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, सबसे अंदर होता है, आंतरिक संरचना बिल्कुल है, इसको निफे बोलते हैं। निफे में जो NI है वो किसके लिए है, निकेल के लिए है, FE क्या है, लोहा के लिए है, यानी कि इसके लिए फेरम के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी की वह कौन सी परत है जो तरल अवस्था में है और पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी की कौन सी परत है जो तरल अवस्था में है और पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है, आपसे पूछ रहा है। देखिए जो बाहरी कोर है, ठीक है, सॉरी बाहरी कोर, ऑप्शन सी हमारा जो है ये किसके लिए, ये चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। और ये जो बाहरी कोर है ये क्या है, ये तरल अवस्था में है, ठीक है, ये तरल अवस्था में। याद रखिए पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा किस परत का है, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह किस परत का है। तो देखिए जो हमारी मेंटल है, मेंटल यही है सबसे अधिक, जो इसका क्या बोलते हैं आयतन है, सबसे ज्यादा आयतन किसका है, तो मेंटल का है, ठीक है, याद रखिएगा। और वॉल्यूम जिसे हम लोग आयतन वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान मास होता है, ठीक है, इसको तो आप पता ही है, तो याद रखिए। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है महासागरों की औसत लवणता सैलिनिटी लगभग कितनी होती है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो महासागरों की औसत लवणता होती है 35%, कितनी होती है, 35% होती है, प्रति 1000 भाग का होता है ये 35%, ठीक है, महासागरों की औसत। प्रश्न कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे ज्यादा कौन है, तो वॉन झील जिसे बोला जाता है, ऑप्शन बी ये है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील, ठीक है। और जो हमारा मृत सागर है इसके बारे में ये दूसरी सबसे लवणीय मतलब जलराशियां है, मतलब दूसरी सबसे है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर वॉन झील है, ठीक है, याद रखिएगा। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, हमारे ये चिल्का झील उड़ीसा उड़ीसा राज्य में है, जो हमारा भारत में है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपको पता होना चाहिए, एशिया की, ठीक, ये वर्ल्ड की है, विश्व की पूछे तो हमारी वॉन झील है। चिल्का झील जो हमारे उड़ीसा में है ये एशिया की सबसे खारी पानी की लैगून झील है, ठीक है, याद रखिएगा। मानचित्र पर समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, तो इसका बोला जाता है आइसोहेलाइन, ठीक है, आइसोहेलाइन बोला जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भूमध्य रेखा के पास समुद्र की लवणता कम होने का मुख्य कारण क्या होता है। भूमध्य रेखा के पास समुद्र की लवणता कम होने का मुख्य कारण क्या होता है ये पूछ रहा है। देखिए ये होता है अत्यधिक वर्षा, ठीक है, अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर, इसलिए जो है समुद्र में लवणता की कमी होती है, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये समिति काफी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये कौन सी समिति है, तो बलवंत राय मेहता समिति है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1957 के करीब जो है इस समिति ने 3 स्तरों की सिफारिश की थी, ठीक है। एक था हमारा ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत जिसे हम बोलते हैं, एक ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति से बोला जाता है, जिला स्तर पर जिसे हम जिला समिति बोलते थे, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर जो है क्या बोलते हैं सिफारिश की थी। तो दोस्तों वो थे हमारे LM सिंघवी समिति जो थी, LM सिंघवी समिति ने क्या किया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की पुरजोर सिफारिश की थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य और जिले में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य और जिले में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये हमारा था नागौर, नागौर कहां है, राजस्थान में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले नागौर जिले में हुई, कहां, प्रश्न 73 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 27 कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिए 73वां 74वां ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 73वां जो है ये किसके लिए है, पंचायती राज संस्थानों से जुड़ा है। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1992 में। उसके तुरंत बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये किसके लिए हुआ, नगरपालिका के लिए हुआ, ठीक है, 74वां नगरपालिका और 73वां किसके लिए, पंचायती राज संस्थानों से जुड़ा है। हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश कितना है, तो उत्तर प्रदेश है हमारा 7.33%, ठीक है, 7.33% कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश ने कवर कर रखा है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान वो कहां का है, तो उसका कितना है, लगभग तो 10.41% है, ठीक है, 10.41%
0.41% है, याद रखिएगा। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। पलाश जो है हमारा राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपसे पूछा है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे बोलते हैं, क्या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है पलाश को। पलाश का वैज्ञानिक नाम है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब बताइए सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए सारस का है ग्रस एंटीगोन। ठीक है, ग्रस एंटीगोन जो है ये सारस का वैज्ञानिक नाम है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, सारस क्रेन के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। और सबसे दुनिया में सबसे लंबा उड़ने वाला यही पक्षी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यहीं पर हमारे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी पिछली परीक्षाओं में भी आ चुके हैं और आपकी परीक्षा में इनके आने की संभावना भी है, ऐसे प्रश्न थे ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।